भाई मैं यही सर बताऊंगा कि मैंने अपने रिक्शे के पीछे ना ड्राइवर माजूर है, फासला रखे। ये मैंने इसलिए लिखवाया है कि दुनिया जो हमारे से लूज टॉकिंग करेगी वो पहले अवॉइड करें। हम सवारी को मैं लेके गया था, उनके साथ मेरी जो डीलिंग हुई थी पैसों की, उन्होंने दूसरी बात ही नहीं कि उन्होंने मुझे पैसे देने को तैयार हो गए थे। जब वो आधे रास्ते में गए हैं और उन्होंने मेरी कमर पे पिस्टल रख के मेरे से जो मैंने कमाया था सारा दिन का वो छीन लिया था। उसके बाद वो आए नहीं और जब वो मैंने उनको डब्बों को हिला के काफ़ी देर के बाद देखा तो वो डब्बे खाली थे, उसके अंदर ईंटें रखी हुई थी। मैं ऐसे है कि मैं व्हील चेयर पर क्रिकेट खेलता हूँ और काफ़ी अच्छा प्लेयर भी हूँ उसमें, और बैडमिंटन भी खेलता हूँ और जिम भी लगाता हूँ। अस्सलाम वालेकुम, टॉकिंग जोन में खुश आमदीद। आज हम एक बहुत ही बाहिम्मत नौजवान की स्टोरी लेकर आए हैं जो कि टांगों से माजूर है, लेकिन उन्होंने अपनी माजूरी को अपनी कमज़ोरी नहीं समझा। वो इस माजूरी के होते हुए भी एक रिक्शा ड्राइवर है। उन्होंने रिक्शे के पीछे बहुत ही खूबसूरत जुमला लिखा हुआ है कि ड्राइवर माजूर है, फासा रखे। इसके साथ उन्होंने एक बहुत ही खूबसूरत रिक्शे के पीछे स्टैंड बनाया हुआ है जिसमें उनकी व्हीलचेयर हर वक्त उनके साथ रहती है। और इस मजदूरी के बावजूद भी वो सारा दिन मेहनत करते हैं, हलाल कमाते हैं। हम उनसे जानेंगे कि उनको क्या क्या मुश्किलात आती हैं उनकी ज़िंदगी में, उसको कैसे कैसे जो है ना हर दिन उनको नई मुश्किलात, नई चैलेंजेस देखने पड़ते हैं, और उसके साथ साथ वो कैसे अपने घर वालों को सपोर्ट कर रहे हैं हाँ इस दौर में, इस मुश्किल दौर में भी। आइए जानते हैं इन्हीं से, इन्हीं की ज़ुबानी। वालेकुम अस्सलाम। सर आपका नाम क्या है? मेरा नाम अदनान खान है। अदनान भाई, आप कब से जो है ना वो डिसेबल यानी ये चीज़ है? मैं तकरीबन 3 साल की उम्र में मुझे टाइफाइड हो गया था, जिसकी वजह से मुझे बुखार बिगड़ने के बाद मुझे साथ ही पोलियो का अटैक हो गया था। तो उसके बाद से फिर क्या ज़िंदगी में मुश्किलात हैं, क्या क्या चीज़ें फ़ेस की आप? बस बचपन से ले के जब तक मैं अपने आप को संभाल नहीं सका तो बहुत मुश्किलात थी। फिर जब अपने आप को संभाला है तो ये है कि मुश्किलात तो है हमारे लिए चलने फिरने में और इधर उधर मूवमेंट करने के लिए, लेकिन ये है कि मैं हिम्मत नहीं हारता ना। इतनी सी एज में मेरे ख्याल से कोई बच्चा होता है वो तो शायद जीने की आस भी छोड़ देता है, क्योंकि उसको बाकी बच्चों को देख के जो है वो दिल करता है कि यार मैं भी खेलूँ, मैं भी बाहर जाऊँ। तो आपकी क्या हिम्मत बनी, कौन सी ऐसी चीज़ आपकी बनी, बैक पावर बनी कि आपने इतना स्टेप लिया और माशाल्लाह से आज तक जो है ना वो इस डिसेबिलिटी को डिसेबिलिटी नहीं समझा? बात ये है कि मैं जब माजूरी का मुझे अटैक हुआ था उसके बाद मुझे बहुत मुश्किल लग रही थी, ज़िंदगी जीने का मज़ा नहीं आ रहा था, क्योंकि मैं और दोस्तों को और भाइयों को देखता था वो चलते थे और मैं पीछे रह जाता था। बहुत जगह पे मुझे मुश्किलात ऐसी हुई कि मैं हिम्मत हार गया था कि मैंने अपनी वालदा को, वालिद को यही बताया कि बस मैं नहीं, मुझे घर में रहने दे। लेकिन मेरे वालिद साहब और मेरी वालदा ने मुझे हिम्मत देते रहे और वो निकालते रहे मुझे अपने बच्चों में, यानी कि पार्क्स वगैरह में लेके गए। वहाँ पे मैंने देखा काफ़ी बच्चों को और वो खेल रहे हैं, लेकिन मुझे उनको देख के जोश पड़ा। मैं अपनी हिम्मत में जो हार गया था वो मुझे दोबारा जीने का मज़ा आया। और स्कूल लाइफ में फिर कौन आपकी जो है ना हिम्मत बनाई? टीचर्स ने कोऑपरेट किया, दोस्तों ने कोऑपरेट किया? टीचर ने तो कोऑपरेट किया है, उसने, उन टीचरों ने हमें इस काबिल कर दिया कि आज मुझ जैसा बंदा हिम्मत नहीं हारता, क्योंकि हमें उन्होंने पढ़ाया है, पढ़ा लिखा के इस काबिल कर दिया कि हम अपने पैरों पे खड़े हो गए हूँ मैं। और ये है कि मेरा बैग मुझे, क्योंकि मैं बैसाखियों पे चलता था पहले, तो मुझे ना बैग उठाने में बहुत मुश्किल होती थी, क्योंकि बुक्स का और कापियों का बड़ा वज़न होता था। तो मेरे दोस्त मेरे साथ मेरी हेल्प तो करते थे, लेकिन कभी कभार ना वो मुझे छोड़ के चले जाते थे। फिर वो बैग मुझे उठा के बहुत मुश्किल से घर लेके आना पड़ता था। फिर भी मैं घर आके रोता था कि मैं थक गया हूँ, मेरे पैरों में दर्द हो रहा है, मेरे हाथों में दर्द हो रहा है, इतना वज़नी बैग उठाया। लेकिन फिर भी मेरे वालिद साहब ने मुझे यही कहा है कि बेटा हिम्मत करते रहोगे, पढ़ते रहोगे तो आगे बढ़ते रहोगे। ये अब आपको बोझ लग रहा है, लेकिन दुनिया में जाके आगे आपके लिए आसानियाँ पैदा कर देगा। वही चीज़ है कि आपने उस वक़्त जो है ना इस चीज़ को बोझ नहीं समझा, इस चीज़ को लेके चले। देखें आज वो लोग हैं कि आपको अपने आप पे फ़ख्र होता होगा। जी, मुझे बिल्कुल फ़ख्र होता है, और ये सारा जो है ना हिम्मत मेरे वालिद ने मुझे दी और मेरी वालदा ने। कॉलेज लाइफ के बाद आप बता रहे कि आपने एफ़ए तक पढ़ा हुआ है, कॉलेज लाइफ के बाद फिर आपकी क्या रूटीन थी? बस फिर कॉलेज के बाद घर, और फिर मैंने अप्लाई करते रहा, मुख्तलिफ जगह पे नौकरियां निकलती रही। तो नौकरियां तो नहीं मिलती थी हम जैसों को, ख़ासकर मुझ जैसे को तो मिलती नहीं थी, तो मेरी बस डिग्रियाँ रह गई थी। तो फिर वो जो है ना डेली बेसिस पे नौकरी मैंने 12 साल की है सिविल हॉस्पिटल में। फिर उसके बाद मैंने छोड़ दी थी, क्योंकि आगे ये मुझे नहीं पक्का कर रहे थे। तो अब मैं फारिग हूँ, मैं बस एक ये रिक्शा चलाता हूँ। ठीक हो गया। अब रक्षा माशाल्लाह से कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा है। रक्षे का जो कॉन्सेप्ट है वो किससे देख के किया? मुझे देख के बहुत अच्छा लगा।
भाई ये है कि ये मैं खुद क्योंकि मेरा जहन भी बहुत तेज़ है, तो मैं अक्सर ना मैकेनिक के पास बैठे रहता था। तो फिर मैंने उनसे मशवरा किया, उन्होंने फिर मुझे कहा कि इस तरीके से रैक बनवा लो। तो ये है, मैं जो ना सवारियों के लिए व्हील चेयर उठा के बाहर किसी भी बंदे को कह दे तो वो मेरी हेल्प कर देता है। तो व्हील चेयर मेरी फोल्ड हो जाती है, वो पीछे मेरे रक्शे के बैग रैक बना हुआ है, तो वो उसमें रख देते, फिर मैं अपना ना काम जो रोज़ी मेरी नसीब में लिखी वो मैं कमा लेता हूँ। डेली बेसिस पे क्या क्या मुश्किलात आ रही है रिक्शे चलाने के हवाले से? अब तो ये अब बहुत मुश्किल यही हो रहा है कि एक तो पेट्रोल बहुत महंगा कर दिया गवर्नमेंट ने, उसमें जो है ना हमें जो हमारे पैसेंजर होते हैं वो हमें जो है ना उतनी पेमेंट नहीं देते जितनी हम उनसे तलब करते हैं। तो यही है कि पेट्रोल बहुत महंगा कर दिया। गवर्नमेंट से भी यही अपील है कि पेट्रोल कुछ कम कर दे, या हम रिक्शे वालों के लिए या ऐसे बाइकें वगैरह वालों के लिए आसानियाँ पैदा कर दे कि हम उसमें अपना रोज़गार अच्छा कमा लें। और जो आपके पैसेंजर्स हैं उनके वाले से कभी कोई मुश्किलात आई हो, कभी कोई ऐसा वाक़या जो कि यादगार रह गया हो जो कि आप हमारे साथ शेयर करना चाहते हो? हाँ, वो एक वाक़या है कि एक दफ़ा हम सवारी को मैं लेके गया था, उनके साथ मेरी जो डीलिंग हुई थी पैसों की, उन्होंने दूसरी बात ही नहीं कि उन्होंने मुझे पैसे देने को तैयार हो गए थे। जब वो आधे रास्ते में गए हैं और उन्होंने मेरी कमर पे पिस्टल रख के मेरे से जो मैंने कमाया था सारा दिन का वो छीन लिया था। ये मैं नहीं भूल सकता, और मैं लोगों को भी नसीहत करता हूँ कि जो है ना काफ़ी पैसे जेब में रख के ना फिरा कर, ख़ासकर ये रिक्शे चलाने वाले। ये तो एक बहुत गलत बात नहीं है कि एक तो एक बंदा है वो ऑलरेडी जो है ना वो ऐसी मेहनत कर रहा है जो कि काबिल फ़ख्र है हमारे लिए, तो उसके साथ ऐसा करना। दान भी आप क्या कहते हैं कि मेरा नहीं ख्याल कि ये एक अच्छी चीज़ है? नहीं, ख़ासकर किसी के साथ भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि बेचारे पता नहीं किस तकलीफ़ों में वो बाहर निकले और अपना काम कर रहे हैं। और ख़ासकर तो माजूर बंदों के लिए तो ये है कि उनको करना ही नहीं चाहिए ना, कि वो जो उस दिन मैंने जितने कमाए थे और मेरा काफ़ी अच्छा उस दिन काम हुआ था, लेकिन जब वो मेरे से सारे छीन के ले गए, बस उन्होंने मुझे यही कहा था कि हम आपको छोड़ देते हैं, आप चले जाओ। आपने जैसे बताया आपके लिए जो इंस्पायर थे वो एक आपके वालिद साहब थे, आपको देख के कोई इंस्पायर हुआ है? हाँ, मुझे देख के एक दो बंदों ने जद्दोजहद की है और वो भी रिक्शा चला रहे हैं। उन्होंने भी इसी तरीके से जैसे मैंने इसकी अल्ट्रेशन करवाई हुई है अपने रिक्शे की, तो वो भी इस तरह करके चल रहे हैं, लेकिन अच्छा कमा लेते हैं। भाई मैं यही सिर्फ बताऊँगा कि मैंने अपने रिक्शे के पीछे ना ड्राइवर माजूर है, फासला रखे। ये मैंने इसलिए लिखवाया है कि दुनिया जो हमारे से लूज टॉकिंग करेगी वो पहले अवॉइड करे, हमें जो है ना बदतमीज़ी करे हमारे साथ। लेकिन फिर भी बाज़ गाड़ियों वाले बाज़ बंदे ऐसे होते हैं जो बदतमीज़ी मेरे साथ कर जाते हैं, और फिर जब वो देखते हैं बाद में कि ये तो माजूर है, फिर वो सॉरी और एक्सक्यूज़ करते हैं। तो मैं कहूँगा कि नहीं करना चाहिए। अतान भी कितने बजे से कितने बजे तक चला लेते हैं? मैं सुबह के बच्चों के स्कूल की शिफ्टें लगी हुई है, फिर उसके बाद मैं अपना 8 बजे तक करता हूँ। अब तो ये रमज़ान शरीफ 10वें रोज़े के बाद से मैं रात 11 बजे तक चला रहा हूँ रिक्शा, तो ये उसमें अच्छा काम हो जाता है। कितनी अर्निंग हो जाती है आपकी डेली? पेट्रोल निकाल के 1500-2000 बच जाता है मुझे। माशाल्लाह। कभी 11 भी बज जाते, जब काम अच्छा हो तो 12 बजे तक भी चलाया। लेकिन वही बात है, डर डर के चलाया कि सवारी को पता नहीं होता कि सवारी के पास पिस्तौल है या नहीं है, फिर ना लोड ले। लेकिन भाई कमाना तो पड़ता है, क्योंकि ज़िंदगी जो जीनी है इस माशरे में। कभी ऐसा हुआ है कोई सवारी कह के गई हो मैं आ रही हूँ और वो वापस ना आई हो? ये 2 दफ़ा मेरे साथ वाक़या हुआ है कि वो लेडीज़ और जेंट्स मियाँ बीवी थे या बहन भाई थे, जो भी थे वो मेरे सब उन्होंने डीलिंग की है और मैंने उनको उपाय तक मीट तक पहुंचाया है। तो वो ये जैसे हमारे इधर एम्पीरिया मार्केट है, मोबाइल्स की शॉप है, वो अपना सामान रख के चले गए हैं कि मैं 10-15 मिनट लगेगा, ये हमारी शूज़ वगैरह अंदर ही पड़े हुए हैं। और उसके बाद वो आए नहीं, और जब वो मैंने उनको डब्बों को हिला के काफ़ी देर के बाद देखा तो वो डब्बे खाली थे, उसके अंदर ईंटें रखी हुई थी। नान भी आप जो है वो कुछ खेलते हैं, क्या स्पोर्ट्स वगैरह में दिलचस्पी है, किस तरह से खेलते हैं? मैं ऐसे है कि मैं व्हील चेयर पर क्रिकेट खेलता हूँ और काफ़ी अच्छा प्लेयर भी उसमें, और बैडमिंटन भी खेलता हूँ और जिम भी लगाता हूँ। मैं ना डिसेबल पर्सन के NGO में काफ़ी मैंने टाइम गुजारा है। अभी हमारा लास्ट इवेंट हुआ था नवाशी पार्क में, तो वहाँ पे स्टेडियम में हमने काफ़ी स्पोर्ट्स की है और काफ़ी इनामात भी मैंने हासिल किए हैं। माशाल्लाह, ये तो बहुत अच्छी बात है। 80-70 पे ID कार्ड करे तो आपको आटा मिलेगा। मैंने किया है, मेरे उसमें 3 आटे के तोड़े निकले थे, तो मैं बड़ा किस्मत वाला था कि मेरे निकलाए। तो जिस टाइम मैं लेने गया हूँ तो वो यूटिलिटी स्टोर वाले कह रहे हैं कि हमारे पास ये ऑर्डर नहीं आए, आप फ़लाँ जगह चले जाए, फ़लाँ जगह चले जाए। आज 15-14 रोज़े गुजर गए, अभी तक मुझे आटा नहीं मिला।
वो हुकूमत का मैसेज का क्या फ़ायदा। और जबकि ये लियाकत बाग में दे रहे हैं आटा, लेकिन उसमें वो हम जैसों को नहीं समझते, वो कहते हैं जी लाइन में लग जाए। मैं 1-2 दफ़ा गया भी हूँ व्हील चेयर पर अपना आटा लेने, जो मेरा हुकूमत ने मुझे फ्री दिया है, तो वो भी मुझे अभी तक नहीं मिला। इन्होंने समझ लिया है कि ये माजूरी इनके लिए कोई चीज़ मायने नहीं रखती, तो हमें भी ये समझना चाहिए कि ये माजूर नहीं है, क्योंकि ये जब कमा रहे हैं कर रहे हैं तो मेरा नहीं ख्याल कि ये माजूर है। और अदनान भी जाते हुए कोई मैसेज अगर आप देना चाहें। बस मैं आप लोगों का शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने मुझे अपने इस चैनल के काबिल समझा। और मैं मैसेज ये दूंगा कि हुकूमत वालों से अपील करता हूँ, जो भी हमारे हुक्मरान हैं, कि वो हम जैसे माजूर जो पर्सन ग्रेजुएशन जिन्होंने की हुई है या कोई भी कोर्सेज़ की है, उनके लिए नौकरियों के लिए आसानियाँ पैदा करें। ये वादे दावे बहुत करती है हुकूमत, लेकिन अभी तक मैंने एफ किया हुआ, मुझे अभी तक नौकरी नहीं मिली। मैं बेरोज़गार फिर रहा हूँ, रिक्शा चला रहा हूँ, या मेरा रिक्शा देख ले, ये इसमें काफ़ी काम निकल आता है, लेकिन मुझे बहुत मुश्किल होती है। बस मैं ये कहूँगा कि हम जैसो जिनकी लातें नहीं है, जो बेबस और मजबूर है, बैसाखियों पे चल रहे हैं, व्हील चेयरों पर है, ब्लाइंड है, उनके लिए नौकरियां में आसानी पैदा करे। और हर महकमे में हमें खुसूसन नौकरी दे, सिफारिशों के बगैर दे, हमारी एजुकेशन के मुताबिक दे या हमारे तजर्बों के हिसाब से हमें नौकरी दे, लेकिन हमें नौकरी दे ज़रूर। क्योंकि हमारे काफ़ी बंदे ऐसे हैं जो माजूर हैं, जो बेचारे बूढ़े हो गए हैं, उनके बच्चे भी हैं, लेकिन वो नौकरियों से महरूम हैं, वो बस ऐसे हिम्मत हार के बैठे हुए हैं। पहले एक ऑर्डर मिला था कि हमारा नोटिफिकेशन जारी हुआ था माजूरों के लिए कि अपने बैंक की चेकबुक की पेपर एक स्लिप दे दें, ताकि आपको जो है ना 30,000 40,000 रुपया आपको जो हुकूमत ने दी है वो आपको मिले। तो आज मुझे साल से ऊपर हो गया, मुझे तो नहीं मिले। मैं बैतुल माल में काफ़ी दफ़ा चक्कर लगा चुका हूँ, और वहाँ के MD आमिर फिदा प्राचा साहब है, उनसे भी मिल चुका हूँ, लेकिन मुझे नहीं मिले। मुझ जैसों को होरों को भी वो रुसवा करते हैं, आने पे मजबूर करते हैं। इतना हम किराया लगा के जाते हैं तो वहाँ पे हमारे चेक की सुनवाई नहीं हो रही। हमारे बराए मेहरबानी आप लोग हम पे तर्स खाए खुदारा, और हमें जो हमारे गवर्नमेंट ने दिए हुए हैं वो अपनी जेब से तो नहीं दे रहे, गवर्नमेंट ने दिए हुए, वो बराए मेहरबानी हम लोगों के पैसे हमें हमारी अमानत दे दें। अदनान भाई की जो भी अपील है, काइंडली जो भी हमारा सुन रहे देखने वाला नाजरीन, वो उन लोगों तक ये अपील पहुंचा दें। इंशाल्लाह हम एक नई वीडियो के साथ आपसे फिर मिलेंगे, तब तक के लिए इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।